नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा जॉन्डिस के ऊपर कि जॉन्डिस क्या होता है, किस-किस टाइप का होता है, हमें उसमें क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम उसको एक तरीके से ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जॉन्डिस है क्या? जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अदर टिश्यूज ड्यू टू एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। यानी कि जॉन्डिस क्या होता है? स्किन का, स्क्लेरा का, म्यूकस मेम्ब्रेन का येलो डिस्कलरेशन होता है। और येलो डिस्कलरेशन क्यों होता है? एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन की वजह से। इसके अलावा नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल क्या होता है? 0.5 टू 1 mg पर डीएल इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। लेकिन हम किसी को क्लिनिकली जॉन्डिस कब बोलेंगे? जब उसका बिलिरुबिन लेवल 3 mg पर डीएल से ऊपर चला जाएगा। यानी कि 0.5 टू 1 mg पर डीएल तो इसका नॉर्मल लेवल है। और अगर ये धीरे-धीरे अगर मान लीजिए 2 mg पर डीएल तक भी जाता है, तो हम इस कंडीशन को हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलते हैं। हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलते हैं। और अगर ये 2 mg पर डीएल से भी एक्सीड कर जाता है, लाइक 3 mg पर डीएल में चला जाता है, तो हम उस कंडीशन को जॉन्डिस बोलते हैं। अब जॉन्डिस जैसे मैंने आपको बताया कि बिलीरुबिन की एक्सेस अमाउंट की वजह से होता है। तो बिलीरुबिन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन इज अ बाइल पिगमेंट विच इज एक्सक्रीटेड इन बाइल। बाइल कहाँ से एक्सक्रीट होता है? गॉल ब्लैडर से एक्सक्रीट होता है। और बाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं? बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। तो ये दो चीजें बाइल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। और बाइल बिलीरुबिन जो होता है वो बाइल पिगमेंट का ही एक पार्ट होता है। बिलीरुबिन इज फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से, इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से ही बिलीरुबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन रिलीज कहाँ होता है? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से। यानी कि आरबीसी की लाइफ स्पान लगभग 120 दिनों की होती है। और 120 दिनों के बाद में जैसे जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो डिस्ट्रक्शन की वजह से उस आरबीसी में से हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में आ जाता है। और फिर जब इस हीमोग्लोबिन का भी डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो फिर बिलीरुबिन बनता है। तो इसका मतलब बिलीरुबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से। अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम ऑफ बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड इन बॉडी एवरी डे। यानी कि ये कह रहा है कि लगभग 30 ग्राम का जो होता है बिलीरुबिन, वो बॉडी के अंदर हमेशा बनता रहता है। And 80% is derived from dead RBCs and 20% from other sources। यानी कि 80% जो बिलीरुबिन होता है, यानी कि 30 ग्राम का जो 80% होता है वो डेड आरबीसी की वजह से बनता है। और बाकी का जो 20% होता है वो अदर सोर्सेस में की वजह से बनता है। अदर सोर्सेस में क्या हो सकते हैं? लाइक मायोग्लोबिन हो सकता है। इसके अलावा जो भी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयरन या फिर हिम पार्टिकल्स होते हैं, उनसे भी बिलीरुबिन का प्रोडक्शन हो सकता है। Bilirubin combines with albumin and become insoluble compound, hence it doesn't appear in urine। यानी कि ये क्या कह रहा है कि बिलीरुबिन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है ब्लड के अंदर, इसी वजह से ये एल्ब्यूमिन के साथ में जुड़ता है। और जब एल्ब्यूमिन के साथ में जुड़ता है, तो ही ये प्लाज्मा के अंदर या फिर वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकता है, या फिर ये कंपाउंड बन सकता है, ताकि ये प्लाज्मा से के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो सके। इसी इनसॉल्युबिलिटी की वजह से ये यूरिन में अपीयर नहीं होता है। सो बिलिरुबिन कंबाइंस विद एल्ब्यूमिन एंड बिकम एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, हेंस इट डजंट अपीयर इन यूरिन। अब हम देखते हैं कि बिलिरुबिन बनता कैसे है। कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में आरबीसीज होती है। इन आरबीसीज का जब लाइफ स्पान पूरी हो जाती है, लाइक 120 दिन पूरे हो गए, तो 120 दिन पूरे होने के बाद में से इनमें क्या होता है? हिम पार्टिकल अलग हो जाता है एंड ग्लोबिन पार्टिकल अलग हो जाता है। इस हिम पार्टिकल का भी जब डिस्ट्रक्शन होता है, तब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनती है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होती है वो फिर ब्लड स्ट्रीम में आती है। ब्लड स्ट्रीम में आते ही इसके ऊपर एल्ब्यूमिन जुड़ जाता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। तो जैसे ही एल्ब्यूमिन जुड़ता है, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। फिर ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर जैसे ही जाता है, तो इसके ऊपर यूरिडिन ग्लूको
ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम? यूरिडीन ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करता है। जैसे ही ये इसके ऊपर काम करता है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाता है, जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। फिर ये डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है वो बाइल के थ्रू जो होता है वो गट के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। इंटेस्टाइन के अंदर जाते ही इसके ऊपर गट बैक्टीरियाज काम करते हैं। तो गट बैक्टीरिया जैसे ही इसके ऊपर काम करते हैं तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किस में चेंज हो जाता है? यूरोबिलिनोजन में चेंज हो जाता है। और ये यूरोबिलिनोजन जो होता है वो उसका 80% पार्ट जो होता है वो फीकस के थ्रू यानी कि स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी में से निकल जाता है, जिसको हम स्टर्कोबिलिन बोलते हैं। और जो इसका बचा हुआ 2% पार्ट होता है वो यूरिन के थ्रू यूरोबिलिन के रूप में निकलता है। और जो 80% पार्ट होता है वो वापस एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन में जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर कुछ चीज कॉन्जुगेट नहीं हुई है, कोई बिलिरुबिन कॉन्जुगेट नहीं हुआ है, तो वो वापस इस इंटेस्टाइन के थ्रू वापस एब्जॉर्ब होके लीवर में जाता है और वापस एक कॉन्जुगेशन वाली क्रिया स्टार्ट होती है। तो क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, वापस शॉर्टली बताऊं तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, हिम का डिस्ट्रक्शन हुआ, देन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर जो होता है एल्ब्यूमिन से जुड़ता है। एल्ब्यूमिन से जुड़ने के बाद में ये लीवर में जाके इसके ऊपर ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करता है, जिससे कि ये अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। फिर ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जैसे ही इंटेस्टाइन में जाता है तो इसके ऊपर गट बैक्टीरियाज काम करते हैं और ये यूरोबिलिनोजन में चेंज हो जाता है। और यूरोबिलिनोजन का 80% पार्ट जो होता है वो स्टोरकोबिलिन के रूप में एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल की तरफ। एंड 2% पार्ट यूरिन में यूरोबिलिन के रूप में एक्सक्रीट होता है और 80% पार्ट जो होता है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि जो अनकॉन्जुगेटेड बचा हुआ पार्ट है वो वापस कॉन्जुगेट हो सके। इसके अलावा बिलीरुबिन की 3 फेजेस होती हैं मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहली होती है एंट्री इनटू हेपेटिक सेल, यानी कि आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकला, हीमोग्लोबिन से फिर बिलीरुबिन बना, और बिलीरुबिन जो होता है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये वापस हिपेटिक सिस्टम में जाएगा, यानी कि लीवर में जाएगा। तो हिपेटिक सिस्टम में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि हिपेटोसाइट्स के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन को यानी कि इस फेज को आरबीसी से लगाकर ब्लड स्ट्रीम में बिलीरुबिन के सिक्रेट होने तक की फेज को हम एंट्री इनटू हिपेटिक सेल के रूप में मान सकते हैं। इसके बाद क्या जो फेज होती है वो होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती है, जैसे मैंने बताया आपको पिछली स्लाइड्स में कि इसके ऊपर क्या काम करता है, ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करता है, जो कि उसको अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में चेंज करता है। इसीलिए इसका जो सेकंड फेज होती है वो होती है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के बाद में क्या होता है? एक्सक्रीशन इनटू बाइल, यानी कि कॉन्जुगेट हो गया फिर वो बाइल के थ्रू में पूरी गट के अंदर जाएगा और गट बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करके उसके यूरोबिलिनोजन के अंदर चेंज कर देंगे। After uptake, bilirubin is conjugate with glycuronic acid in endoplasmic reticulum of hepatic cells with help of glucuronil transferase enzyme। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हिपेटोसाइट से जो बिलीरुबिन होता है वो अपटेक होता है। बिलीरुबिन फिर क्या होता है? ग्लूक्यूरोनिक एसिड से जुड़ के कॉन्जुगेट होता है। और कॉन्जुगेट किसकी प्रेजेंस में होता है? ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। एंड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज वाटर सॉल्युबल। जो मैंने आपको बताया था कि अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए उसके ऊपर कौन जुड़ता है? एल्ब्यूमिन जुड़ता है। एल्ब्यूमिन जुड़ता है जो कि उसको जाके हिपेटोसाइट्स के ऊपर अटैच करता है। लेकिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए ये यूरिन के अंदर प्रेजेंट मिलता है। लेकिन अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट नहीं मिलता। And bilirubin is converted into urobilinogen and stercobilinogen with the help of गट बैक्टीरिया, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता ही दिए हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस किस किस टाइप का होता है, कि किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से क्लासिफाई होता है। सबसे पहले होता है प्री हिपेटिक या हीमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा होता है हिपेटिक या हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस, और तीसरा होता है पोस्ट हिपेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिपेटिक या हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इसके अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्री हिपेटिक यानी कि लीवर्स के अंदर जाने से पहले पहले की जो स्टेज होती वो ही
प्री हिपेटिक जॉन्डिस कहलाता है, या फिर इसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोलाइसिस यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ऑकर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर निकलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन जब एक्सेस अमाउंट में निकलेगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी एक्सेस अमाउंट में बढ़ेगा। सो रिजल्टिंग इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन ब्लड एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन ऑफ लिवर इज नॉर्मल। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? प्री हिपेटिक फेज में हो रही है। प्री हिपेटिक फेज क्या है? लीवर से पहले वाली फेज, यानी कि लीवर के बाद की जो भी फेजेस होंगी वो तो नॉर्मल है। इसका मतलब लीवर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, यानी कि फंक्शन ऑफ लिवर इज नॉर्मल। And unconjugated bilirubin is insoluble in water, hence cannot be excreted in urine। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसी वजह से ये यूरिन के अंदर कभी भी प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो प्री हिपेटिक जॉन्डिस या फिर हेमोलाइटिक जॉन्डिस किसको बोलते हैं? यानी कि लीवर में आने से पहले की जो भी स्टेज होगी उसके अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी हो गई तो हम उसको प्री हिपेटिक या हेमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। यानी कि हेमोलाइसिस बहुत एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा निकलेगा। हीमोग्लोबिन ज्यादा निकलेगा तो उसका भी डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, और जब हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक्सेस अमाउंट में बॉडी में देखने को मिलेगा। और ये ही कौन सी कंडीशन डेवलप करता है? प्री हिपेटिक या हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इसके बाद में बिलीरुबिन एक्यूमुलेट्स इन ब्लड रिजल्टिंग जॉन्डिस, जो मैंने आपको बताई दिया। कॉजेस क्या क्या होते हैं? रीनल डिसऑर्डर्स होता है। क्यों? क्योंकि रीनल सिस्टम से क्या निकलता है? इरिथ्रोपोइटिन निकलता है। और अगर रीनल डिसऑर्डर हो गया तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा। इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो नई आरबीसीज नहीं बनेगी। नई आरबीसीज नहीं बनेगी तो पुरानी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता रहेगा और फिर जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा हाइपरस्प्लीनिज्म। हाइपरस्प्लीनिज्म क्यों? क्योंकि स्प्लीन क्या काम करती है? स्प्लीन जो होती है वो आरबीसी की ग्रेवयार्ड कहलाती है, यानी कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन का काम करती है। और जब हाइपरस्प्लीनिज्म यानी कि स्प्लीन जो है वो अपना वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा देगी तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वापस हिमोलाइटिक जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर है इन्फेक्शन सच एज मलेरिया। मलेरिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि मलेरिया में क्या होता है। जो भी मीरोजोइट्स या स्फीरोजोइट्स होते हैं वो क्या करती हैं? आरबीसी के अंदर इन्वेड होती हैं और आरबीसी के अंदर इन्वेड करके इसको रप्चर कर देती हैं, और अपने मीरोजोइट्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सक्रीट करती है या रिलीज करती है। तो ये जैसे जैसे आरबीसी इसको रप्चर करती जाएगी तो साथ ही साथ में इसमें से हीमोग्लोबिन भी निकलेगा। हीमोग्लोबिन निकलेगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? हेमोलाइटिक जॉन्डिस वाले। सो इन्फेक्शन सच एज मलेरिया भी इसके कॉजेज होते हैं। देन हीमोग्लोबिनोपैथीज लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया जो मैंने आपको एनीमिया के अंदर पढ़ाया था, क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि आरबीसी की जो सेल वॉल होती है, आरबीसी की सेल वॉल ये जो होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है हीमोग्लोबिनोपैथीज में, यानी कि सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया में जो ये आरबीसी की सेल वॉल होती है वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, भंगुर हो जाती है, आसानी से टूटने वाली हो जाती है। इसी वजह से ये जब थोड़ी ही दिनों बाद में ये रप्चर हो जाती है, और रप्चर होते ही इसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है, और हीमोग्लोबिन निकलेगा तो वापस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा तो हिमोलाइटिक जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होगी। देन ड्रग्स एंड केमिकल सब्सटेंस कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, या फिर हम ऐसी कोई भी ड्रग या फिर केमिकल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं जो कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से भी प्री हिपेटिक या फिर हिमोलाइटिक जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज भी इसका एक कारण होती है। फिर बात करते हैं हिपेटिक या हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस का क्या मतलब है? कि जो भी डिफॉर्मिटी होगी वो लीवर यानी कि हिपेटोसाइट्स के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि लीवर जो होगा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो ये हिपेटोसेल्युलर या हिपेटिक जॉन्डिस वाली कंडीशन डेवलप होगी। इसमें क्या है? ऑकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ हिपेटिक सेल, यानी कि लीवर सेल जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है या फिर उनका डैमेज हो चुका है, तो फिर डैमेज होने की वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होगा वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, या कुछ मात्रा में बनेगा, अनकॉन्जुगेटेड ज्यादा मात्रा में रह जाएगा, तो फिर क्या है? हिपेटिक जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होगी। हिपेटिक अपटेक ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज डिक्रीज, यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो हिपेटोसाइट्स के अंदर जा रहा था
उसकी कमी हो जाती है, यानी कि लीवर जो है, लीवर सेल्स जो है वो प्रॉपर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फ्रॉम लीवर कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड, यानी कि इसके अंदर दो चीजें हो गई। पहली चीज तो ये थी कि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अपने अंदर नहीं ले पा रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि जितनी अमाउंट में भी लिया है और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना है, तो उस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ये वापस गट के अंदर नहीं एक्सक्रीट कर पा रहा है। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें बढ़ गई, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ रहा है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ रहा है। तो दो टाइप की चीजें हो गई, पहला तो है कि इसका अनकॉन्जुगेटेड का अपटेक नहीं हो पा रहा है, और दूसरा कॉन्जुगेटेड का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है। तो दोनों टाइप के जो बिलीरुबिन होते हैं वो ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज में है हेपेटाइटिस, यानी कि वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। तो इनकी वजह से क्या होता है कि हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस डेवलप हो सकता है, हेपेटिक सेल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। देन अल्कोहलिज्म, अल्कोहल जो होता है वो स्ट्रेट डायरेक्टली जो होता है वो लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है, सिरोसिस ऑफ लीवर करता है, लीवर के फंक्शंस को बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्ट करता है, जिसकी वजह से हिपेटिक जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होती है। देन सिरोसिस ऑफ लीवर, जो कि मैंने बताया अल्कोहलिज्म की वजह से डेवलप होता है। एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक लेड एंड मर्करी एंड आर्सेनिक, ये जो भी होते हैं ये हिपेटो नेक्रोटिक नेचर के होते हैं, ये हिपेटोसाइट्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट हिपेटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की। पोस्ट हिपेटिक का मतलब क्या है कि हिपेटिक के बाद, यानी कि लीवर के बाद की जो कंडीशन है वो ही पोस्ट हिपेटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि इसके अंदर यानी कि बिलीरुबिन को गट के अंदर एक्सक्रीट करने के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये क्या है? ऑकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो एट एनी लेवल ऑफ बिलियरी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीवर के अंदर ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर जो होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है, और गॉल ब्लैडर से जो बाइल होता है वो फिर गट के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। अगर इस बिलियरी सिस्टम यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर ही अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि बिलीरुबिन जो है वो प्रॉपरली गट के अंदर जा ही नहीं पाए, तो जो होता है बिलीरुबिन बॉडी के अंदर वापस बैक फ्लो होता रहता है, एंड उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। बाइल कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। एंड बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट एंटर द सर्कुलेशन, क्योंकि अब ये आगे जा ही नहीं पाएंगे तो वापस बैक फ्लो होंगे। ये वापस बैक फ्लो होंगे तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ेगा, ये भी बैक फ्लो होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ेगा, तो एक तरीके से फिर बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एंड ब्लड कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो तो प्रॉपर चल रही है, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, देन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना, देन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना, तो यहाँ तक की प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आ रही है कहाँ? गॉल ब्लैडर में, यानी कि गॉल ब्लैडर जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन बन चुके हैं। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो फ्लो होना चाहिए इंटेस्टाइन के अंदर वो ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होगा वो बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर रिटेन करने लग जाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होगी। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे मेन कॉज होता है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन क्या होते हैं कि गॉल ब्लैडर जो होता है उस गॉल ब्लैडर के अंदर छोटे 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 स्टोन्स बन जाते हैं, या फिर एक बड़ा ही स्टोन बन जाता है, जिसकी वजह से जो बाइल डक्ट होती है उस बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और जो भी बाइल्स होता है वो प्रॉपरली इंटेस्टाइन के अंदर फ्लो नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा कैंसर ऑफ बिलियरी सिस्टम या फिर पेंक्रियाज, यानी कि पेंक्रियाज या फिर बिलियरी सिस्टम का अगर कैंसर हो चुका है तो कैंसर होने की वजह से बाइल डक्ट जो होगी उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से फिर बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर ही इकट्ठा होने लगेगा, उसका बैक फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड के अंदर बहुत एक्सेस अमाउंट में बढ़ेगा, और इन द एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इनहेरिटेड जॉन्डिस की, यानी कि हमारी बॉडी के हमारी क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स, कुछ डिजनरेशंस, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनहेरिटेड जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात, ये दो टाइप के होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन
कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। नाम से ही पता चल रहा है कि इन दो कंडीशंस में, कि इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगा और इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मिलेगा। अनकॉन्जुगेटेड में दो टाइप के होते हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम एंड क्रिगलर नाजार सिंड्रोम। क्रिगलर नाजार जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। गिलबर्ट सिंड्रोम जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों टाइप का होता है, यानी कि या तो मदर एंड फादर दोनों ही रिसेसिव रूप में हो, या फिर फादर या मदर दोनों में से कोई एक भी अगर डोमिनेंट, दोनों में से किसी एक में भी अगर डोमिनेंट जीन है तो चाइल्ड में गिलबर्ट सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा है। और ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब होता है कि फादर एंड मदर दोनों में ही इस जीन का होना जरूरी है। अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर ये जीन नहीं है तो चाइल्ड में ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि दोनों का ही इस क्रिगलर नाजार को डिफेक्ट करने वाले जीन्स का होना जरूरी है, यानी कि दोनों जीन्स जब आएंगे तभी ये चाइल्ड के अंदर क्रिगलर नाजार वाली कंडीशन डेवलप होगी। तो इन दोनों में क्या होता है कि गिलबर्ट्स के अंदर ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसकी कमी होती है। ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफरेज जो मैंने बताया था लीवर में होता है, हिपेटोसाइट से निकलता है, और ये क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज करता है। तो जब इसकी कमी हो जाएगी, जब ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की कमी हो जाएगी तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें बिलीरुबिन अपटेक यानी कि हिपेटोसाइट्स जो होती है वो बिलीरुबिन यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अपने अंदर ले ही नहीं पाते, उसको अपटेक ही नहीं कर पाती। तो ये दो कंडीशंस में देखने को मिलती है। इसमें क्या क्या मिलेगा, माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिलेगा, स्पेशली विद फास्टिंग, यानी कि पेशेंट जब जब भूखा रहेगा तब तक उसमें जॉन्डिस वाली कंडीशन डेवलप हो गई। दूसरा होता है क्रिगलर नाजार। इसमें क्या होता है, ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम पूरा ही एब्सेंट होता है। गिलबर्ट के अंदर तो इसमें कमी हो रही थी, लेकिन क्रिगलर नाजार में ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज बनता ही नहीं है। ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज क्या कर रहा था, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में बदल रहा था, लेकिन इसके अंदर ये ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो ही नहीं पाती है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड में चेंज ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रैपिड डेथ होती है नियोनेट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि नियोनेट्स में ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्रेन सेल्स के अंदर चला जाता है, ऊज आउट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हेपेटिक इंसेफेलोपैथी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इसको हम कर्निक टेरस भी बोलते हैं। इसके अलावा टाइप 2 के अंदर ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज जो होता है बनता तो है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट के अंदर बनता है। तो इन दोनों ही कंडीशन किस में देखने को मिलती है, नियोनेट्स में देखने को मिलती है। और गिलबर्ट सिंड्रोम जो होता है वो नियोनेट्स एंड एडल्ट्स में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया। इसमें होता है, एक होता है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और दूसरा होता है रॉटर्स सिंड्रोम। ये दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स की वजह से होता है, इनहेरिटेड होता है, जिसका क्या मतलब है कि फादर और मदर दोनों के अंदर ही ये जीन्स होना जरूरी है, अदरवाइज ये चाइल्ड में ट्रांसफर नहीं होगा। ड्यूबिन जॉनसन में क्या होता है कि कैनालिक्यूलर एक्सक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एनायंस इंक्लूडिंग बिलीरुबिन, पिगमेंटेशन ऑफ लिवर एंड बायोप्सिक टिश्यू, यानी कि कैनालिक्यूलर एक्सक्रीशन जो होता है, जो मैंने आपको बताया था कि हिपेटोसाइट्स के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाता है, अब ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा और बाइल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो गॉल ब्लैडर की कैनालिक्यूल्स जो होती है उसमें ही ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, या फिर ये कैनालिक्रू के थ्रू एक्सक्रीशन इसमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि ये एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएगा। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन तो पाएगा लेकिन बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी उसमें ना तो कोई गॉल स्टोन बन गया है, ना उसके अंदर कोई क्या कहते हैं मैलिग्नेंसी हो रही है, फिर भी वो जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है बाइल के थ्रू, तो उस कंडीशन को हम ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिलता है। दूसरा होता है रॉटर्स सिंड्रोम। रॉटर्स सिंड्रोम में भी है कि बिलीरुबिन अपटेक कम देखने को मिलेगा और इंट्राहेपेटिक बाइंडिंग्स भी इसके अंदर कम देखने को मिलेगी, यानी कि इंट्राहेपेटिक बाइंडिंग यानी कि बिलीरुबिन को ये अपटेक भी नहीं कर पाएगा, अपटेक नहीं कर पाएगा तो कॉन्जुगेटेड के अंदर नहीं बन पाएगा, या फिर इंट्राहेपेटिक बाइंडिंग्स नहीं मिलती है, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन तो गया लेकिन अब वो वापस बाइल के थ्रू, यानी कि बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, यानी कि हेपेटिक सेल्स के बाहर जो है वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है और इसमें भी माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिलता है।
तो एक तरीके से इनहेरिटेड जॉन्डिस कौन कौन से होते हैं? गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नाजार सिंड्रोम, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रॉटर्स सिंड्रोम। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके किस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जॉन्डिस पार्ट 1 जो है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स का आंसर दे सकूं। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक शेयर एंड subscribe Shiva to Ayurved. Thank you so much.